हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, प्रसन्न होंगे। सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। तो आज हम देखेंगे 8 दिसंबर वाला प्रश्न पत्र। 8 दिसंबर बीपीएससी 8 दिसंबर को जो प्रश्न वो पेपर हुआ उसी का एनालिसिस करेंगे। प्रश्न और ये 9th और 10th वाले का ये एग्ज़ाम है, यानी कि टीजीटी का ये वाला प्रश्न पत्र देखेंगे दिसंबर 8 का। और इसमें लैंग्वेज के जो शब्द वो प्रश्न हैं उनको देखेंगे। 70 से ये स्टार्ट होता है, 70 तक इसमें जनरल स्टडी के प्रश्न होते हैं। इसके बाद आता है लैंग्वेज का, यानी कि सब्जेक्ट वाइज, और सब्जेक्ट है हमारा हिंदी। तो हिंदी के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। देखते हैं 71 प्रश्नों से। और जो इसका प्रश्न पत्र का सीरीज़ है वो सीरीज़ है ए सीरीज़ से हम इसका एनालिसिस करेंगे। तो चलिए देखते हैं बिना किसी देरी के। 80 प्रश्न इसमें होंगे। पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के आरंभिक इतिहासकार मिश्र बंधुओं द्वारा 4 खंडों में रचना का क्या नाम है। आंसर हो जाएगा, थोड़ा सा जल्दी करेंगे, प्रश्न थोड़े से ज़्यादा हैं तो ऑप्शन साहित्य में कम बताऊंगी और मैं सोचूंगी सारा एक साथ एनालिसिस हो जाए। तो आंसर हो जाएगा इसका सी सही, मिश्र बंधु विनोद। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 72। प्रश्न है, आदिकालीन पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है। तो आंसर हो जाएगा बी सही, चंद्रबरदाई। बी सही, चंद्रबरदाई। इसके बाद देखेंगे प्रश्न नंबर 73। प्रश्न है, हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आदिकाल नाम किसने दिया है। आंसर हो जाएगा सी सही, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया है। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 74। प्रश्न नंबर देखेंगे 74। सभी से निवेदन है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और आप अपना स्कोर जरूर करें। जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं सभी से निवेदन है एक लाइक शेयर जरूर करा करें। साथ ही वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करने में कुछ नहीं जाता है, तो एक लाइक ज़रूर दिया करें। साथ ही जो लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को। और सभी से मतलब रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि अपना स्कोर जरूर मेंशन करें, जिससे कि मैं कुछ कट ऑफ निर्धारित कर सकूँ, कट ऑफ का एनालिसिस कर सकूँ, किस प्रकार से कट ऑफ हो सकता है। तो सभी से निवेदन है अपना स्कोर जरूर कमेंट के माध्यम से शेयर करेंगे। प्रश्न नंबर देखेंगे 74। भक्तिकाल की समय सीमा मानी गई है। हम लोग जानते हैं भक्तिकाल की समय सीमा क्या है। तो 1375 से लेकर के 1700 आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार संवत 1375 से 17 तक मानी गई है। आंसर हो जाएगा बी सही। 75 का देखेंगे, पोथी पढ़ पढ़ जग हुआ, पंडित हुआ न को भया न कोय, ढाई आखर प्रेम के पंडित हुआ न कोय। आंसर हो जाएगा इसका कबीरदास के प्रमुख पंक्तियाँ हैं। प्रश्न नंबर देखेंगे 76। और हिंदी के सूफी प्रेमाख्यान लिखने वाले कवि हैं मलुकदास हैं, और वीरभान हैं मलिक मोहम्मद जायसी हैं। आंसर हो जाएगा सी सही, मलिक मोहम्मद जायसी। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 77। भक्तकाल के किस कवि के नाम से पूर्व गोस्वामी लगता है। तो गोस्वामी तुलसीदास हैं। आंसर हो जाएगा बी सही। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 78। उत्तर मध्यकाल को रीतकाल की संज्ञा किसने दी है। आंसर हो जाएगा उत्तर मध्यकाल को रीतकाल की संज्ञा जो दी है वो है सी सही, आंसर रामचंद्र शुक्ल ने। रीतकाल को, उत्तर मध्यकाल को रीतकाल जो नाम दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अकॉर्डिंग है। इसके बाद देखेंगे 79। निज भाषा उन्नत है, सब उन्नत का मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे ही ये ना सूल। तो आंसर हो जाएगा इसका भारतेंदु हरिश्चंद्र, ए सही। भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रमुख पंक्तियां हैं, ये बहुत बार रिपीट होती हैं एग्जाम में। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 80। गोदान किस विधा की रचना है। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, बहुत हार्ड प्रश्न पत्र नहीं आया है, तो उम्मीद करते हैं सभी ने स्कोर अच्छा ही किया होगा। आंसर हो जाएगा इसका उपन्यास, बी सही। गोदान जो है प्रेमचंद की बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, उपन्यास जिसका नाम है गोदान। आंसर प्रश्न नंबर है 81। हल्दी घाटी के रचनाकार कौन है। माखनलाल चतुर्वेदी हैं, श्याम नारायण पांडे हैं। तो आंसर हो जाएगा इसका बी सही। हल्दी घाटी जौहर श्याम नारायण पांडे की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। तो आंसर होगा बी सही। इसके बाद देखेंगे 82। प्रश्न नंबर, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक है आधे अधूरे है, सबसे बड़ा आदमी है, ध्रुव सामनी है। तो आंसर हो जाएगा ध्रुव सामनी, इनका महत्वपूर्ण नाटक है। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 83। हिंदी साहित्य के किस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा है। तो आंसर हो जाएगा भक्तिकाल। हिंदी साहित्य के भक्तिकाल को स्वर्णकाल कहा गया है। आचार्य ए सही है आंसर इसका। इसके बाद देखेंगे 84। रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं। तो इसमें 7 कांड हैं टोटल, बी सही है आंसर इसका। प्रश्न नंबर देखेंगे 85। सुमित्रानंद पंत आधुनिक काल के किस धारा के कवि हैं। तो छायावादी कवि हैं सुमित्रानंद पंत, प्रसाद पंत निराला, महादेव वर्मा, 4 छायावादी की प्रमुख स्तंभ माने गए हैं। प्रश्न नंबर देखेंगे 86 से लेकर के 88 तक के जो इसमें पैरा दिया है। पैरा नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ आंसर आप लोग पैरा पढ़ के अपना मिलान कर लेंगे।
क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो आंसर देखेंगे पैरा का। ऑप्शन है पहला, प्रश्न नंबर है 86, प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक क्या होगा? तो 86 का जो आंसर हो जाएगा नैतिक और धर्म, यानी कि बी सही है। आंसर होगा बी सही। इसके बाद देखेंगे प्रश्न नंबर 87, मानव अस्तित्व कैसा है? आंसर हो जाएगा इसका 87 का धनिक क्षणिक। आंसर होगा सी सही, क्षणिक। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 88। प्रश्न नंबर है 88, ऐश्वर्य का अर्थ होता है? तो वैभव है, धन है, ईर्षा, कृपा है। आंसर इसका आंसर हो जाएगा इसमें 88 का आंसर हो जाएगा इसमें डी सही। एक से अधिक आंसर इसके सही हैं। धनिक भी हैं और धन यश कृपा भी है। तो आंसर हो जाएगा दो। ये वैभव और धन दोनों ही माने जाते हैं ऐश्वर्य के लिए। तो आंसर होगा इसका डी सही, एक से अधिक। इसके बाद देखेंगे 89, प्रश्न नंबर है 89। पैरा इसमें बहुत ज़्यादा आए हैं, तो पैरा नहीं पढ़ाऊंगी, पैरा आप खुद पढ़ लीजिएगा, आंसर मिलान कर लीजिएगा। और क्योंकि पैरा पढ़ने में बहुत ज़्यादा वक्त लगेगा और फ़ायदा भी ऐसा कुछ नहीं है। और प्रश्न नंबर देखेंगे 89, प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक क्या है? दूसरा पैरा आया है। आंसर हो गया विज्ञान और एक वरदान। विज्ञान एक वरदान, आंसर सी हो जाएगा इसका 89 का। इसके बाद देखेंगे प्रश्न नंबर 90, विज्ञान की तथ्यात्मक परिभाषा क्या है? तो क्रमबद्ध, सुसंगठित और प्रयोगात्मक ज्ञान को ही विज्ञान कहा गया है। सी सही है। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न दिगंधर का अर्थ क्या होगा? इसके बाद आंसर 91 का हो जाएगा ए और सी दोनों ही सही हैं, दिशाओं के अंत, और सी है सभी दिशाओं में। और आंसर हो जाएगा इसका डी सही, डी सही। आंसर होगा डी सही। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 92। प्रश्न है धरती से आकाश तक पताका फहराने का अर्थ होता है बहुत बड़ी सफलता मिलना, यानी कि बी सही है आंसर इसका, बहुत बड़ी सफलता मिलना। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 93। प्रश्न नंबर है 93, यहाँ भी एक पैरा है, पैरा बहुत ज़्यादा आए हैं एग्जाम में। और 93 का है उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक क्या है? तो शीर्षक आप खुद पढ़ लीजिएगा, मैं सिर्फ आंसर दूंगी। और आंसर हो जाएगा इसका ए और डी, ए और सी, लेन देन और गरीबी, दोनों ही इसके आंसर हैं। तो आंसर इसका जो राइट होगा वो होगा डी सही। ऑप्शन दोनों सही हैं। आंसर हो जाएगा 93 का डी। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 94। प्रश्न है दिया बत्ती का समय होना, संध्या काल होना, ए सही है। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 95, मुँह देखी करना। मुँह देखी करने का अर्थ है पहली बार सामने होना या फिर बातचीत करना, परिचय का लाभ लेना। उपयुक्त में से एक से अधिक है। आंसर हो जाएगा सी सही, परिचय का लाभ उठाना ही मुँह देखी करना होता है, मुहावरे का अर्थ। आंसर सी सही है। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 96, लल्लू पंच चप्पू करना का अर्थ है लालच भरी बातें करना, गिड़गिड़ाना या फिर मनचाही मधुर बातें करना। तो आंसर हो जाएगा इसका मनचाही मधुर बातें करना, सी सही है। प्रश्न नंबर है 96 का सी सही। इसके बाद है 97, प्रश्न नंबर है, यहाँ भी पैरा दिया हुआ है, पैरा बहुत आए हैं। पैरा है उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक है। शीर्षक बताना है गद्यांश का, आप लोग से खुद ही पढ़ के समझ जाइएगा, लेकिन मैं आंसर बताऊंगी इसका। और 97 का आंसर होगा ई सही, इनमें से कोई भी नहीं है इसके उपयुक्त शीर्षक। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 98, और सानिध्य का अर्थ होता है निकटता का प्रेरक भाव। आंसर हो जाएगा इसका सी सही, निकटता का प्रेरक भाव, सी सही है। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 99, गांठ बांध लेना मुहावरे का अर्थ होता है दृढ़ निश्चय कर लेना, यानी कि आंसर हो जाएगा ए सही। प्रश्न नंबर देखेंगे 100, धन्य होने का अर्थ होता है सौभाग्य होना, धनी होना या फिर धन धान्य से संपन्न होना। तो आंसर हो जाएगा 100 का ये सही, सौभाग्यशाली होना, धन्य होने का जो अर्थ है सौभाग्यशाली होना। इसके बाद देखेंगे प्रश्न नंबर 101, ये भी एक गद्यांश है। उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक बताना है। आंसर हो जाएगा इसका ए सही, 101 का आंसर हो जाएगा इसका डी सही, एक से अधिक। आंसर इसमें दिया हुआ है, उपयुक्त शीर्षक है दिवाली है और खुशी का दिन भी है, पावन पर्व भी है। तो आंसर हो जाएगा इसका डी सही, एक से अधिक आंसर इसके ऑप्शन सही हैं। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 102, मन में फुलझड़ी चलने का अर्थ होता है बच्चों का खेलना, आतिशबाजी करना, बहुत खुश होना। तो आंसर हो जाएगा 102 का सी सही, बहुत खुश होना। प्रश्न नंबर देखेंगे 103,
आसमान छू लेने का अर्थ होता है झूठी बातें करना, सराहनीय सफलता करना, असंभव बात करना। तो आंसर हो जाएगा इसका बी सही, सराहनीय सफलता प्राप्त करना आसमान छूने का अर्थ होता है, बी सही है आंसर इसका। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 4, श्री राम को क्यों याद किया गया? ये आंसर है वे मर्यादा पुरुषोत्तम थे या फिर थे उनके वनवास से अयोध्या लौटने के वक्त लौटने की खुशी में। आंसर हो जाएगा इसका 4 का जो है बी सही, उनके वनवास से वापस अयोध्या लौटने की खुशी में ये दिवाली पर्व मनाया गया था। तो आंसर हो जाएगा इसका बी सही। प्रश्न नंबर देखेंगे 5, ये भी एक पैरा है। उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक हमें बताना है। आंसर हो जाएगा इसका 5 का ई सही, इनमें से कोई भी गद्यांश सही नहीं है, उपयुक्त शीर्षक नहीं है, आंसर ई सही होगा। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 6, भोला होना का अर्थ है मूर्ख होना, अशिक्षित होना, सीधा होना। तो आंसर हो जाएगा 6 का सी सही, सीधा होना। प्रश्न नंबर देखेंगे 7 का धीरज खो बैठने का अर्थ होता है बेहोश होना, चीखने लगना, परेशान होना। तो आंसर हो जाएगा सी सही, परेशान होना। धीरज खोने का अर्थ है परेशान होना। प्रश्न नंबर 107। इसके बाद देखेंगे प्रश्न नंबर 108। प्रश्न है आंसू पोंछने का अर्थ है चेहरे को साफ करना, दर्द सहने का प्रयास करना, आंखों को साफ करना। उपयुक्त में से एक से अधिक है, तो आंसर हो जाएगा इसका प्रश्न नंबर 108 का बी सही, दर्द सहन करने का प्रयास करना, बी सही होगा आंसर इसका। इसके बाद देखेंगे प्रश्न नंबर 108 109। प्रश्न नंबर है 109, सुमेलित करना है। प्रस्तुत जो दिया हुआ है एक शायरी दी हुई है, उसको सुमेलित करना है कहानी और उनके लेखक के साथ में। तो आंसर हो जाएगा इसका प्रश्न नंबर है 109। 109 का आंसर जो हो जाएगा बी सही होगा। बी में है, आप लोग मिलान कर लीजिएगा। चीफ की दावत आंसर होगा इसका फर्डिसो रेडू, और लाल पान की बेगम वो है उसने कहा चंदा शर्मा गुलेली है, ईदगाह प्रेमचंद की है, लाल पान की बेगम भीष्म साहनी की है। तो आंसर इसी हिसाब से आप लोग मिलान कर लेंगे। आंसर होगा इसका बी ए सही, ए नहीं है सॉरी, बी सही है। आंसर होगा इसका बी 4 3 1 2, बी सही है। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 10 110। उपन्यास का मिलान करना है, प्रमुख जो उपन्यास और उपन्यासकारों का मिलान करना है। राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल की रचना है, आपका बंटी मन्नू भंडारी की है, झूठा सच यशपाल की है, और जिंदगी नामा जो है कृष्णा सोबती की रचना है। मिलान कर लेंगे आप लोग इसी हिसाब से। आंसर हो जाएगा इसका ए सही, ए सही 3 1 4 2। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 11, गणेश में कौन सी संधि है? कौन सी संधि है गणेश? तो आंसर हो जाएगा इसमें स्वर संधि, यानी कि ये सही है। 12 प्रश्न नंबर देखेंगे 12, पराधीन का संधि विच्छेद है पर धन अधीन। आंसर हो जाएगा इसका 12 का सी सही, पर धन अधीन, अधीन नहीं होगा अधीन होगा, आंसर होगा सी सही। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 13, नीलकमल में कौन सा समास है? तो आंसर हो जाएगा बी सही, कर्मधारय समास नीलकमल में है। प्रश्न नंबर देखेंगे 14, सिटीजन का हिंदी परिभाषित शब्द बताइए। तो होगा सी सही, नागरिक, सिटीजन हम कहते हैं नागरिक को। आंसर हो जाएगा इसका सी सही। प्रश्न नंबर देखेंगे 15 है, स्लेबल का व्याकरणिक हिंदी परिभाषिक शब्द है। स्लेबस नहीं है, स्लेबल लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। प्रश्न नंबर है 115, जिसका अर्थ होता है शब्दांश। स्लेबल अर्थ होता है शब्दांश, ठीक है। इसका व्याकरणिक अर्थ बताना है, वर्ड है, अक्षर है, पद है। तो आंसर हो जाएगा इसका 15 का ए और बी दोनों ही सही हैं, वर्ड और अक्षर। आंसर डी सही होगा, आंसर होगा डी सही 15 का। प्रश्न नंबर देखेंगे 116, समास के कितने भेद होते हैं? आंसर हो जाएगा ए सही, समास के कुल 6 भेद किए गए हैं हमारे हिंदी व्याकरण में। आंसर होगा ए सही। प्रश्न नंबर देखेंगे 17, यह स्वादिष्ट फल है, वाक्य में स्वादिष्ट किस वर्ग का शब्द है? ऑप्शन है क्रिया विशेषण है या फिर है सर्वनाम। तो आंसर हो जाएगा इसका प्रश्न नंबर 17 का आंसर होगा विशेषण, बी सही है आंसर इसका, यह एक विशेषण है। प्रश्न नंबर देखेंगे 18, खाक छानना अर्थ होता है धूल इकट्ठा करना, धूल साफ करना, दर दर भटकना। आंसर सी सही हो जाएगा, खाक छानने का मतलब होता है दर दर भटकना। प्रश्न नंबर देखेंगे 119, ऊँट के मुंह में जीरा का अर्थ होता है ऊँट द्वारा जीरा खाना, कमजोर होना, या फिर बहुत बड़े को बहुत थोड़ा देना। तो आंसर सी होगा इसका, बहुत बड़े को बहुत थोड़ा देना। आंसर हो जाएगा सी सही। प्रश्न नंबर देखेंगे 20, रिक्त वाक्य की पूर्ति के लिए शब्द चयन कीजिए।
वह दिन डैश लगा हुआ है, भ्रमण के लिए निकलता है, खरीदारी के लिए, सदा के लिए, संध्याकालीन के लिए, उपयुक्त में से है। एक से अधिक आंसर, तो आंसर हो जाएगा 120 का सी सही, संध्याकालीन, सॉरी सी सही है, संध्याकालीन। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर है हमारा 21, 121 का देखेंगे प्रश्न। प्रश्न है वाक्यांश, वाक्य के आरंभ में जैसे और मध्य में वैसे का प्रयोग होने पर किस प्रकार के वाक्य की रचना होती है? ऐसे और वैसे होने पर, तो जहाँ पर ऐसे वैसे जहाँ प्रयुक्त होते हैं शब्द जैसा वैसा तैसा और जो वो, इस प्रकार के जहाँ पर शब्दों का प्रयोग होता है वो शब्द मिश्रित वाक्य कहलाता है। आंसर हो जाएगा इसका बी सही, मिश्रित वाक्य। प्रश्न नंबर देखेंगे 22, मारा गया हाय वह, शुद्ध कीजिए, इसको शुद्ध करना है, तो आंसर हो जाएगा हाय वह मारा गया, आंसर सी सही हो जाएगा, हाय वह मारा गया। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर है 23, आज रविवार का दिन है, शुद्ध कीजिए, तो आंसर हो जाएगा आज रविवार है, बी आंसर सही होगा। आंसर इसका सॉरी सी सही हो जाएगा, आज रविवार है। ये यहाँ पर बहुवचन का जो साइन है वो लगा हुआ है, लिखा हुआ है, तो एक है, तो इसलिए आज रविवार है, आंसर होगा सी सही। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 24, संख्या में बस 11 बच्चे दौड़ रहे हैं, वाक्य में कौन सा पदबद्ध है? आंसर हो जाएगा इसका 24 का बी विशेषण पदबद्ध, बी विशेषण पदबद्ध होगा। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 25, वह घायल शेर की तरह दहाड़ता गया, वाक्य में किस पदबद्ध की योजना है? आंसर हो जाएगा इसका 25 का, वो हो जाएगा ए सही, संज्ञा पदबद्ध, आंसर होगा ए सही, संज्ञा पदबद्ध। प्रश्न नंबर देखेंगे 26, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? हम सभी लोग जानते हैं वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, आंसर होगा बी सही, वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कर्मवाच्य, भाववाच्य, और आप लोग बताएंगे एक कमेंट के माध्यम से, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर है 27। प्रश्न नंबर देखेंगे 27, मुझसे भागा नहीं जाता, वाक्य में किस प्रकार का वाच्य है? तो आंसर होगा इसका भाववाच्य, ए सही है, मुझसे भागा नहीं जाता है, ए सही हो जाएगा भाववाच्य। इसके बाद देखेंगे प्रश्न नंबर 28, आज्ञार्थक वाक्य के आधार पर वर्गीकृत नाम है, शैली आधार, अर्थ आधार और संरचना आधार। आंसर हो जाएगा इसका 28 का बी सही, अर्थ आधार, बी सही हो जाएगा, अर्थ आधार। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 29, संरचना आधार पर वाक्य के कितने भेद किए गए हैं? तो आंसर हो जाएगा इसका संरचना के आधार पर वाक्य के भेद कुल आप लोग कमेंट कर सकते हैं कितने हैं। आंसर हो जाएगा 29 का बी सही, 3, संरचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद किए गए हैं, बी सही है। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और होता है मिश्रित वाक्य, तो ये 3 कुल भेद हैं। इसके बाद देखेंगे प्रश्न नंबर 30 सही, 130, शुद्ध शब्द का चयन कीजिए, कंप्यूटर लिखा हुआ है, कंप्यूटर लिखा है, कंप्यूटर लिखा है, आंसर हो जाएगा इसका सी सही, कंप्यूटर हम इस प्रकार से लिखते हैं। और इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 130 के बाद 31, प्रश्न नंबर देखेंगे 31। प्रश्न है, अब अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में है पानी, तो ये प्रमुख रचना किस प्रकार की व्यंजना को निर्देशित करती हैं? आंसर हो जाएगा इसका अर्थी व्यंजना है, शाब्दी व्यंजना है, विशेष व्यंजना है, विशेष व्यंजना कोई होती नहीं है, शाब्दी, अर्थी, अभिधा, लक्षणा और व्यंजन वो होती है अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, इस प्रकार से 3 शब्द शक्तियाँ होती हैं, तो आंसर हो जाएगा इसका 31 का आंसर ए और ई माना जाता है, यानी कि अगर देखी जाए शब्द के आधार पर तो इसमें होगी अर्थी व्यंजना, और अगर देखा जाए अर्थी व्यंजना के साथ इसको हटा दिया जाता है तो होती है इसमें मूल रूप से वो होती है लक्षणा व्यंजना। लक्षणा व्यंजना इसमें ऑप्शन नहीं है, तो आप आयोग के हिसाब से इसको आंसर देख सकते हैं, ए या फिर ई, दोनों में से आयोग एक को मानेगा, तो आप दोनों ही आंसर को इसको ऐड करेंगे। इसके बाद है प्रश्न नंबर 32, प्रश्न है अलंकार शब्द के अलम का अर्थ होता है, अलम का अर्थ बताना है हमको पूरा है, अधिक है, श्रृंगार है, और इनमें से कोई भी नहीं है, या है एक से अधिक। आंसर हो जाएगा इसका ई सही, अलम का अर्थ होता है आभूषण, अलम का अर्थ होता है आभूषण, आभूषण यहाँ पर दी नहीं गया है, तो आंसर होगा इसका ई सही।
प्रश्न नंबर है 33, पीपर पात सरिस मंडोला उपमेय क्या है? इस वाक्य में उपमेय यह बताना है कि क्या है, मन है या फिर है पीपर पत्ता, पीपल का पत्ता। तो क्या है पीपल पात सरिस मंडोला, इसमें उपमेय बताना है। आंसर हो जाएगा इसका बी सही, मन। उपमेय है आंसर होगा इसका उपमेय में बी। आयोग के हिसाब से इसमें बी लगा हुआ है, लेकिन मेरे हिसाब से होगा ए। आप दोनों ही देख सकते हैं, मैं तो इसको ए ही कहूंगी। उपमेय और उपमान, तो उपमान मेरे हिसाब से मन है और उपमेय जो है पीपल पात है। आंसर हो जाएगा इसका, ये दोनों ही आप लोग लगा सकते हैं, ए और बी। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 134, या अनुरागी चित्त की गत समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल हो गया। इसमें अलंकार बताना है। तो यहाँ पर कम होने पर ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल हो, तो अगर किसी कामली को काले रंग में डुबो दिया जाएगा तो उज्जवल कहाँ से होगी? यहाँ से विरोधाभास प्रस्तुत होता है। आंसर हो जाएगा सी सही, विरोधाभास। प्रश्न नंबर है 35, उत्प्रेक्षा शब्द का अर्थ होता है संभावना है, सुंदर है, श्रेष्ठता है। आंसर हो जाएगा ए सही, उत्प्रेक्षा अलंकार जो उत्प्रेक्षा का अर्थ होता है संभावना प्रकट करना। उदित उदयगर मंच पर रघुवर बाल पतंग, विकसे सन सरोज सब, हर्षे लोचन भृंग। प्रस्तुत पंक्तियों में अलंकार बताना है, तो उसमें हो जाएगा 36 का आंसर होगा रूपक अलंकार, यानी कि सी सही। जहाँ पर योजक चिन्हों का प्रयोग होता है, जैसे संत सरोज लिखा है, वहाँ पर हम योजक चिन्हों का प्रयोग कर सकते हैं। सा सी, जहाँ पर जैसे शब्दों का प्रयोग होता है, वहाँ पर उपमा अलंकार का प्रयोग होता है। तो आंसर आपका देख सकते हैं, यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी सही, रूपक अलंकार। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 37 का 137। प्रश्न है अति कटु वचन कहत के कही, मानो लोर जरे सब देही। तो यहाँ पर मन मानो या जन जानो जैसे शब्दों का प्रयोग होता है। आंसर हो जाएगा इसमें बी सही, उत्प्रेक्षा अलंकार को इसमें दर्शाया गया है। प्रश्न देखेंगे, मोम सा सब भूल चुका अब, दीप सा मन जल चुका अब। इसमें मैंने ऊपर बताया था सा सी जैसे शब्दों का प्रयोग होता है, वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। तो आंसर होगा इसका बी सही, उपमा अलंकार। प्रश्न नंबर देखेंगे 139। प्रश्न नंबर है 139, दोहा छंद के प्रत्येक पंक्ति में मात्राओं की योजना क्या होती है? तो दोहा में हमने देखा है कि 13-11 पर यति होती है। इसके 4 चरण होते हैं, कुल 24 मात्राओं का ये एक मात्रिक छंद है। तो आंसर हो जाएगा इसका ए सही, 13-11। प्रश्न देखेंगे 40, अस कहे फिर चित हैं ते ओरा, सिय मुख ससे भय नयन चकोरा। प्रस्तुत जो पंक्ति है किस प्रकार का इसमें छंद प्रयोग हुआ है? तो आंसर हो जाएगा इसका सी सही, चौपाई छंद का प्रयोग हुआ है। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर, चौपाई छंद में 16-16 मात्राएं होती हैं, 4 चरण होते हैं। प्रश्न नंबर है 141 यानी कि 41, किस छंद के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं? और 11 और 13 पर यति होती है। 11 और 13 पर यति होती है। प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। दोहा में मूल रूप से 13-11 पर होती है यति। तो हम देखेंगे 11, तो आंसर हो जाएगा इसका ए सही, रोला छंद होता है। रोला छंद में होती हैं 24 मात्रा हैं। इसके बाद हम देखेंगे 24 मात्राओं के बाद 26 मात्राओं का एक वर्णिक छंद होता है, जिसे कहते हैं गीतिका, जिसमें होती हैं 26 मात्राएं टोटल। इसके बाद होता है हरि गीतिका में होती हैं 28 मात्राएं हैं। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं ये सारे के सारे वर्णिक छंद हैं। प्रश्न नंबर देखेंगे 42, छंद गणना में मात्रा के कितने भेद होते हैं? छंद गणना में जो मात्राओं की गणना की जाती है किस प्रकार से होती है? तो 2 प्रकार से होती है, लघु मात्रा और दीर्घ मात्रा। आंसर हो जाएगा ए सही, लघु मात्रा और दीर्घ मात्रा, यानी कि लघु और गुरु कहते हैं। गुरु मात्रा या फिर लघु मात्रा। लघु मात्रा में 1 मात्रा ऐड की जाती है, गुरु मात्रा में 2 मात्राओं को ऐड किया जाता है। आंसर हो जाएगा ए सही। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 42। प्रश्न नंबर देखेंगे 42 अच्छा 42 हो चुका है। प्रश्न नंबर है 43, सामान्य रूप से काव्य गुण के कितने भेद हैं? काव्य में कितने गुण सामान्य रूप से निर्धारित किए गए हैं? वैसे तो अलग अलग बहुत सारे जो हमारे काव्य शास्त्री लोग हैं उन्होंने अलग अलग तरीका से दिए हैं काव्य के गुण, लेकिन मूल रूप से देखे जाएंगे तो काव्य के 3 गुण होते हैं, जिसमें है ओज, प्रसाद और होता है माधुर्य। 3 प्रकार के गुण पाए जाते हैं हमारे
काव्य शास्त्र में। तो आंसर हो जाएगा ए सही। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 44, इनकी गाथा छोड़ चलो झांसी के मैदानों में जहां लड़ी थी लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में, निम्न में से कौन सा गुण है। तो यहाँ देखेंगे जहाँ पर लड़ाई जैसा शौर्य या फिर उत्साह जैसी चीज शब्दों का प्रयोग होता है वहाँ पर ओज गुण होता है। आंसर हो जाएगा बी सही, ओज गुण। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 4, चंद्र की चंचल किरणें खेल रही जलथल में स्वच्छ चांदनी बिछी हुई अवन और अमृत तल में। प्रस्तुत पंक्तियों में काव्य गुण बताया गया है। तो जहाँ पर मन को प्रफुल्लित करने वाले गुण होते हैं स्वच्छ चांदनी बिछी हुई अवन और अमृत तल में, और तो मेरे हिसाब से यहाँ पर होगा माधुर्य गुण, ए सही। लेकिन आयोग ने इसको लगाया है, आयोग ने इसको बी लगाया है, आप लोग खुद निर्धारित करेंगे और देखते हैं आंसर कौन सा होगा। मेरे हिसाब से माधुर्य गुण होगा, क्योंकि जहाँ पर मन को हर्षित करते हैं वहाँ पर माधुर्य गुण का प्रयोग होता है, जहाँ पर ओज भावनाएं प्रस्तुत होती हैं वहाँ पर ओज गुण होता है, और जहाँ पर मधुरता यानी कि प्रेम प्रसंग या फिर श्रृंगारिक शब्दों का प्रयोग होता है वहाँ पर माधुर्य गुण होता है, और जहाँ पर थोड़ी सी मन को प्रफुल्लित करने वाले प्रसाद गुण के अंतर्गत आते हैं। तो आंसर हो जाएगा सी सही मेरे हिसाब से। और देखते हैं, और आयोग ने इसको बी लगाया है, तो आप लोग खुद निर्धारित करेंगे इस चीज़ को। इसके बाद देखेंगे प्रश्न नंबर 46, रस निष्पत्ति के स्थान स्थायी भाव के अतिरिक्त कितने तत्व माने गए हैं रस निष्पत्ति के। तो आंसर हो जाएगा इसका 46 का ए सही, तीन माने हैं, रस निष्पत्ति के 3 भाव माने गए हैं। आंसर हो जाएगा इसका ए सही। आयोग के अकॉर्डिंग 3 माने गए हैं, लेकिन होते हैं स्थायी भाव इसमें चूंकि लगा हुआ है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि जो रस निष्पत्ति के जो भाव होते हैं वो कितने होते हैं। पहला होता है स्थायी भाव, दूसरा होता है विभाव, तीसरा होता है अनुभाव, चौथा जो होता है संचारी भाव। संचारी भाव इस प्रकार से 4 भेद किए गए हैं रस निष्पत्ति के। तो आंसर हो जाएगा इसमें ए सही। इसके बाद हम प्रश्न देखेंगे 47, प्रश्न है निम्नलिखित हिंदी में संस्कृत के 9 रसों में कितने नए रस जोड़े गए हैं। तो हिंदी में मूल रूप से 9 रस माने गए हैं, लेकिन इसके साथ ही कुछ और रस जोड़ दिए गए हैं। तो आंसर होगा इसका ए सही, 2 अन्य रस और जोड़ दिए गए हैं, जिन्हें हम कहते हैं जिनको वात्सल रस एक जोड़ा गया है, वात्सल्य और दूसरा जोड़ा गया है भक्ति रस। ये 2 रस जोड़े गए हैं, टोटल हो गए हैं 11। तो आंसर होगा इसका ए सही 2। प्रश्न हम देखेंगे 48, शांत रस का स्थायी भाव होता है निर्वेद, सी सही है। प्रश्न नंबर देखेंगे 49, बाल धी विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो लंक लीलिपे को काल रसना पसारी है, कैथो बियोन बिथि का भरे हैं भूर धूमकेतु के वीर रस वीर तरवारी सी उभारी है। प्रस्तुत पंक्तियों में रस बताना है, तो इसमें जो रस होगा वो हो जाएगा भयानक रस, क्योंकि यहाँ पर किसी योद्ध ओजतापूर्ण का वर्णन हो रहा है। तो आंसर जो हो जाएगा 49 का वो हो जाएगा बी सही, भयानक रस। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर लास्ट प्रश्न है, मैया कबहू बढ़ेगी चोटी कित बार मोहे दूध पियावत यह अजहू है छोटी। तो इसमें रस पूछा है, कौन सा रस है। आंसर होगा सी सही, वात्सल्य रस का प्रयोग हुआ है। तो फ्रेंड्स आज इतना ही। इसमें जो सब्जेक्ट वाइज जो प्रश्न पत्र था वो सारा सॉल्व हो गया। सभी से निवेदन है कमेंट जरूर दें और अपना स्कोर जरूर मेंशन करें कमेंट के माध्यम से। थैंक यू।